नमस्ते बच्चों। तो आज हम करेंगे कक्षा 7 की मल्हार बुक से पाठ नंबर 5 के प्रश्न उत्तर नहीं होना बीमार। नहीं होना बीमार जो है, मैं आपको चैप्टर का सारांश मतलब जो समरी है वो ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुकी हूँ और आपको मैंने चैप्टर भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आज इसका मैंने पार्ट 2 बनाया है जिसमें हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो ये वीडियो भी बच्चों बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसका एक पार्ट 3 भी बनाया है जिसमें बचे हुए हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं पार्ट 2। तो बच्चों अपना प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस आपको मिल सकती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की बनी हुई हैं, तो आप वहाँ जाकर सारी वीडियो चेक कर सकते हैं। क्लास 7 का मैंने SST, साइंस और हिंदी ये 3 सब्जेक्ट्स कवर करे हैं। ओके, तो पहला प्रश्न हम करेंगे मेरी समझ से। इसमें आपको सही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें आपको सही प्रश्न के आगे उत्तर के आगे तारा बनाना है या टिक मार्क लगाना है। सो पहला प्रश्न है, बच्चे के विद्यालय न जाने का मुख्य कारण क्या था? क्यों नहीं जा रहा था? उसका विद्यालय जाने का मन नहीं था, बिल्कुल सही। उसका साबूदाने की खीर खाने का मन था? नहीं, ऐसा नहीं था। उसने गृह कार्य नहीं किया था? हाँ, उसने अपना होमवर्क भी नहीं किया था, इसलिए वह स्कूल नहीं जाना चाहता था। उसे बुखार हो गया था? नहीं, वो सिर्फ नाटक कर रहा था। अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में बच्चे ने कहा, इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। बच्चे ने यह निर्णय लिया क्योंकि घर पर रहने की बजाय विद्यालय जाना अधिक रोचक है। बीमारी का बहाना बनाने से साबूदाना की खीर नहीं मिलती। झूठ बोलने से झूठ के खुलने का डर हमेशा बना रहता है। इस बहाने के कारण उसे दिन भर अकेले और भूखे रहना पड़ा, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि ये बहाने के कारण उसे पूरा दिन अकेला रहना पड़ा और भूखा रहना पड़ा और कुछ भी मज़ा नहीं आया। अगला प्रश्न, लेटे लेटे पीठ दुखने लगी। इस बात से बच्चे के बारे में क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि उसे बिस्तर पर लेटे रहने के कारण ऊब हो गई थी, मतलब वो बोर हो गया था एक ही जगह पे लेटा लेटा, सोच रहा था अभी किस तरीके से तो मैं बाहर जाऊं। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। उसे अपनी बीमारी की कोई चिंता नहीं रही, वह बिस्तर पर आराम करने का आनंद ले रहा था। या बीमारी के कारण उसकी पीठ में दर्द हो रहा था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो बीमार तो था ही नहीं। क्या ठाठ है बीमारों के भी? बच्चे के मन में यह बात आई क्योंकि बीमार व्यक्ति को बहुत आराम करने को मिलता है। हाँ, बीमार है तो उसको आराम तो करना ही पड़ेगा। बीमार व्यक्ति को अच्छे खाने का आनंद मिलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। बीमारी में तो उस बच्चे को लगा कि अच्छा खाने का आनंद मिलता है, बट बीमारी में तो सादा भोजन ही मिलता है। बीमार व्यक्ति को विद्यालय नहीं जाना पड़ता? हाँ, अगर बीमार हो तो आपको स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ेगी। बीमार व्यक्ति अस्पताल में शांति से लेटा रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीमार व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। तो इसमें पहले 3 ऑप्शन सही हैं, क्योंकि तीनों देखकर ही बच्चे के मन में यह बात आई, है ना। उसे लगा कि बीमारों के तो बहुत ठाट है। अब हो सकता है कि आपके समूह में साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये चर्चा करो कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। कोई और भी तो चुन सकते थे ना। तो आप इसका रीज़न जानते हैं। जो पहला प्रश्न है इसका हमने क्यों चुना? क्योंकि बच्चा खुद सोचता है कि उसका स्कूल जाने का मन नहीं है और वह होमवर्क भी नहीं करता, इसलिए स्कूल से बचना चाहता है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि बच्चे को पढ़ाई में कोई भी रुचि नहीं है। अगला प्रश्न, दूसरे प्रश्न के उत्तर इसलिए चुना क्योंकि कहानी में बच्चा दिन भर अकेलापन, झूठ और डर का अनुभव करता है, जिसे उससे बाद में पछताना पड़ता है। यह अनुभव उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है कि झूठ बोलने से शांति नहीं मिलती, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला क्यों हमने उत्तर चुना? तीसरे प्रश्न में पीठ दुखने का कारण बीमारी नहीं बल्कि लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहना है, जिससे उसकी पीठ थक जाती है। यह बात यह दर्शाती है कि आलस से भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है ना। और चौथा प्रश्न है, उसमें बच्चा बीमारों के ठाठ देखकर आकर्षित होता है। उसे लगता है कि उसे आराम, अच्छा खाना और स्कूल से छुट्टी मिलेगी। तो यह सोच दिखाती है कि बच्चा बीमारी को एक अवसर के रूप में देखने लगता है। उसको लगता है कि ये तो एक अपॉर्चुनिटी आ गई, वाह मज़ा आ गया बीमार होना, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगला प्रश्न है हमारा, मिलकर करें मिलान, मतलब मैच द फॉलोइंग। इसमें पाठ में से चुनकर कुछ शब्द दिए हैं और आपको इनका सही अर्थ के साथ इसको मिलान करना है। तो ये पूरा वो नहीं है, नेक्स्ट आपको स्लाइड में
पूरा का पूरा मिलेगा, उसमें मैंने मिलान करके आपको दिखाया है। ये देखो, जो पहला साबूदाना है उसका क्या है, क्या होता है साबूदाना? सागू नामक वृक्ष के तने का गूदा। साबूदाना यह पहले आटे के रूप में होता है, फिर फूटकर दानों के रूप में सुखा लिया जाता है। वार्ड, वार्ड क्या होता है? हॉस्पिटल में होते हैं, किसी विशिष्ट कार्य के लिए घेर कर बनाया हुआ स्थान, एक कमरे जैसा बड़ा सा। नर्स, वह व्यक्ति जो रोगियों, घायलों या वृद्धों की देखभाल करता है। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। रजाई क्या होती है? एक प्रकार का जाड़े का ओढ़ना के कपड़ा धोरा होता है और जिसमें रुई भरी होती है। सब लोग रजाई यूज़ करते हैं सर्दियों में। थर्मामीटर, शरीर का तापमान जैसे बुखार नापने का एक छोटा सा यंत्र, उसे थर्मामीटर कहा जाता है। काढ़ा, जब बच्चा बीमार या कोई भी बीमार होता है तो उसको जड़ी बूटियाँ उबालकर एक लिक्विड पिलाया जाता है जिसे काढ़ा कहा जाता है। ड्राई क्लीनर, रेशमी, ऊनी, मलमल, नाजुक कपड़ों को पानी, साबुन या डिटर्जेंट के बिना मशीन से साफ करने वाला व्यक्ति, वो ड्राई क्लीनर। आपने देखा होगा ना, मम्मी अपनी कीमती साड़ी ड्राई क्लीनर को देती है। ताजमहल, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित यह निर्मित एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक है जो सफ़ेद संगमरमर से बना है। अरहर, अरहर क्या होती है? एक दाल होती है जिसे तुअर दाल भी कहा जाता है। सांभर जो होता है अरहर दाल से ही बनाया जाता है। अब हम करेंगे पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह के साथ साझा कीजिए और लिखिए। पहली क्या पंक्ति है? मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। तो यह पंक्ति दर्शाती है कि बच्चा तो जानबूझकर बीमारी का बहाना बना रहा है ताकि वह स्कूल से बच सके। इसमें उसकी नादानी और चालाकी दोनों झलकती हैं। बच्चा सोचता है कि बीमारी से उसे सज़ा और होमवर्क दोनों से राहत मिल जाएगी। यह सोच यह भी दिखाती है कि बच्चा किसी भी तरीके से जिम्मेदारी से बचना चाहता है। तो यह पंक्ति बच्चों की कल्पनाओं की उड़ान को दर्शाती है जो अक्सर उन्हें वास्तविकता से बहुत दूर लेकर जाती है। मतलब जो रियलिटी होती है उससे दूर लेके इमेजिनेटिव वर्ल्ड में बच्चे चले जाते हैं। उन्हें लगता है वाह, बीमार पड़ने में ही मज़ा आ रहा है ना। बच्चा ही अब क्या कुछ भी सोच सकता है। अब ख, देखो उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाएं बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। तो अब इस बात को पढ़कर हंसी भी आती है ना। अब वो बच्चा अपने मन में सोच रहा है कि खुद तो ये सब खाए जा रहे हैं, है ना, और मुझे पूछ भी नहीं रहे। अगर मुझे पूछ लेते तो मैं क्या बोल देता कि भाई थोड़ा साबूदाने की खीर ला दो, वही खाने का मन हो रहा है। लेकिन इन लोगों ने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। मैं कौन सा इनसे ताजमहल मांग रहा था? कहने का मतलब है कि मैं कौन सा इनसे कोई बहुत कीमती चीज़ मांग रहा था। मैं तो केवल इतना कहता कि मुझे साबूदाने की खीर खिला दो, है ना। इस पंक्ति में बच्चे का नाराज और उपेक्षित महसूस करना साफ झलकता है। वह चाहता है कि कोई उससे पूछे कि उसे क्या खाना है, पर जब ऐसा नहीं होता तो वह उदास हो जाता है। ताजमहल, यहाँ बच्चों गलती से नाजमहल टाइप हो गए, ताजमहल है। ताजमहल शब्द के प्रयोग से उसकी पीड़ा और व्यंग्य दोनों उजागर होते हैं। खीर की मामूली सी ख्वाहिश भी जब पूरी नहीं होती तो वह उसे बड़ी बात मान लेता है ना। छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं तो उसने सोचा तो बहुत बड़ी बात हो गई उसके लिए। यह पंक्ति यह भी दर्शाती है कि बच्चों की छोटी छोटी इच्छाएं पूरी न होना उन्हें भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। भावनात्मक मतलब इमोशनल, है ना। तो बच्चों को तो छोटी बातें भी बड़ी लग जाती हैं, इसीलिए तो कहते हैं बच्चों का दिल बहुत कोमल होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी आई हमारी सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार फिर ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। अस्पताल में बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी और क्यों? तो जब वो बच्चा अस्पताल में गया था तो उसको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी थी? तो अस्पताल की सफाई, शांति और व्यवस्थित दिनचर्या बच्चे को बहुत पसंद आई। वहाँ का अनुशासन और सुसज्जित वातावरण उसे आकर्षक लगा। किसी ने डांटा नहीं, कोई काम नहीं दिया, सब कुछ आरामदायक लगा। वहाँ उसे वह सुकून मिला जो शायद घर में भी ना मिला हो। तो उसे लगा कितनी शांति, कितना मज़े का जगह है ये। तो अस्पताल का शांत वातावरण बच्चे के लिए एक अस्थायी सुकून बन गया।
जिसने उसे कुछ समय के लिए सच्चाई से दूर कर दिया। नेक्स्ट, कहानी के अंत में बच्चे को महसूस हुआ कि उसे स्कूल जाना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि उसका निर्णय सही था? क्यों? हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, तो आपने देखा ना, स्टोरी के एंड तक उस बच्चे को लगा कि मुझे तो स्कूल ही चले जाना चाहिए था, घर में तो इन लोगों ने मुझे भूखा मार दिया। हाँ, बच्चे ने जो सोचा वह एकदम सही था। उसने यह समझा कि बीमारी का बहाना बनाकर उसने खुद को ही नुकसान पहुंचाया। ना दोस्त थे, ना खेल, ना ही कोई मस्ती, बस अकेलापन और भूख। इससे उसे यह बोध मतलब ज्ञान हुआ कि स्कूल जाना बेहतर है, जहाँ न केवल पढ़ाई बल्कि दोस्ती, मनोरंजन और जीवन के पाठ भी मिलते हैं। यह अनुभव बच्चे के भीतर समझदारी और आत्म जागरूकता की शुरुआत को दर्शाता है। तो आपको पता है इससे क्या अच्छी बात हुई? उसने खुद रियलाइज किया कि उसे स्कूल जाना चाहिए था। अगर उसको उसके नानी डांट कर स्कूल भेज देती तो शायद ये बात वो जिंदगी भर कभी नहीं समझ पाता कि घर रहने में उतना मज़ा नहीं है जितना कि स्कूल जाने में है। तो वो उस दिन तो चला जाता, नेक्स्ट डे फिर सोचता कि आज बीमार पड़ जाता हूँ, या उसके बाद सोचता, है ना। इससे वो पूरी ज़िंदगी के लिए उसे सबक मिल गया। ग करेंगे अब हम। जब बच्चा बीमार पड़ने का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेटा रहा तो उसके मन में कौन कौन से भाव आ रहे थे? संकेत क्या है इसमें? मन में उत्पन्न होने वाले विकार या विचार को भाव कहते हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि भाव क्या होते हैं, मतलब उसके अंदर क्या क्या बातें चल रही थी उसके दिमाग में, जैसे क्रोध या फिर दुख या भय, करुणा, प्रेम आदि कौन सा भाव उसके मन में चल रहा था। तो उस समय बच्चे के मन में कई मिश्रित भाव उठ रहे थे। मिश्रित मतलब मिक्सचर ऑफ इमोशंस था, बहुत सारे इमोशंस आ रहे थे। क्रोध भी आया, जब उसे किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा तब वो गुस्सा हो गया। ईर्ष्या, जलन हुई जब उसने देखा कि बाकी लोग आम खा रहे हैं और वह रह गया। जब उसने देखा ना उसका मुन्नू जो भाई है वो आम खा रहा था, तब उसे उससे जलन हुई। अकेलापन और उदासी, जब सब बाहर चले गए और वह घर में अकेला रह गया। सब लोग अपने अपने काम में चले गए, वो घर में अकेला पड़ा रहा, ना ही उसका कोई दोस्त था वहाँ पर। फिर पछतावा हुआ उसे, जब उसे लगा कि स्कूल जाना ज़्यादा अच्छा होता, तब उसने पछताया उस चीज़ को। चिढ़ और बेचैनी भी हुई, जब बहुत देर तक लेटने से उसका मन और शरीर दोनों ही थक गया। कब तक इंसान लेटेगा, जबकि वो सही था। इन भावनाओं से पता चलता है कि झूठ का सहारा लेकर उसने खुद को ही तकलीफ में डाल दिया। तो झूठ बोलने पर उसे खुद को ही प्रॉब्लम हुई, बाकी किसी को तो क्या फर्क पड़ा, लोग उससे पूछकर चले गए। अब घ प्रश्न, कहानी में बच्चे ने सोचा था कि ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। आपको क्या लगता है, असल में बीमार हो जाने और इस बच्चे की सोच में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होंगी? मतलब आप अपने अनुभवों के आधार पर इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं कि कहानी वाले बच्चे की कल्पना वास्तविकता से कितनी अलग है। बच्चे को लगा कि बीमार होने में कितने मज़े हैं, कितने ठाठ हैं, आराम से लेटे रहो, कुछ काम नहीं करना और खाते रहो, जबकि ऐसा नहीं है। जो बीमार व्यक्ति होता है उसे बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। वो सोचता है कि किसी तरीके से मैं ठीक हो जाऊं और चलने फिरने लगूं। किसी भी इंसान को बीमार होना अच्छा नहीं लगता। आपने सुना भी होगा ये कोटेशन, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ नहीं है तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती आपके आसपास, चाहे आपको आपकी फेवरेट चीज़ मिल जाए। तो समानताएं क्या है? बच्चे को यह लगता है कि बीमार होने का मतलब है सिर्फ आराम करना, साफ बिस्तर पर लेटना और स्वादिष्ट खाना मिलना। यह सोच उसके मासूम मन की कल्पना है, जिसमें बीमारी को एक छुट्टी जैसा अनुभव समझा गया है। तो उसने तो समझ लिया कि छुट्टी है, जबकि ऐसा नहीं है। अंतर क्या है? सच में क्या होता है बीमार होना? वास्तव में बीमार होना बहुत कठिन होता है। दर्द, दवा, भूख न लगना और डॉक्टर की सलाह का पालन करना, इन सब के बीच किसी प्रकार का आराम नहीं होता। बच्चे की सोच में बीमारी को आरामदायक बताया गया है, लेकिन असलियत में बीमार होना शरीर और मन दोनों को थका देने वाला अनुभव होता है। तो यह सवाल कल्पना और यथार्थ के बीच के अंतर को समझने की सीख देता है। मतलब रियलिटी क्या है और उसकी इमेजिनेशन क्या है। हाँ, अब अगला प्रश्न है, ड प्रश्न क्या है? नाना जी और नानी जी ने बच्चे को बीमारी की दवा दी और उसे आराम करने को कहा। बच्चे को खाना नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि उन्होंने सही किया? आपको ऐसा क्यों लगता है?
हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही किया। उन्होंने बच्चों की बातों को बिना झूठ सच परखे तुरंत मान लेने की बजाय समझदारी दिखाई। उन्हें अंदेशा हो गया था कि बच्चा बहाना बना रहा है, इसलिए उसे दवा या खाना नहीं दिया ताकि वह स्वयं स्वीकार करे। इससे बच्चे को भी यह समझ आया कि हर बात का लाभ उठाने के लिए झूठ का सहारा लेना सही नहीं होता। अब हम करेंगे अनुमान और कल्पना से। क प्रश्न, कहानी के अंत में बच्चा नाना जी और नानी जी को सब कुछ सच सच बताने का निर्णय कर लेता है, तो कहानी में आगे क्या होता? अगर ये कहानी आगे बढ़ती और वो बच्चा सोचता कि चलो मैं जाके नाना नानी को सब सच बता देता हूँ, तो आगे क्या होता? उसका दिन कैसे बदल जाता या उसकी सोच और अनुभव कैसे होते? तो हो सकता है कि अगर वो आगे बीच में ही बोल देता नाना नानी को कि मैंने झूठ बोला था, तो उसके नाना नानी उसको समझाते, थोड़ा सा हंसते और प्यार से उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाते और फिर उसको खेलने के लिए बाहर भेज देते, है ना? ऐसा हो जाता। अगर बच्चा ईमानदारी से सारी बात बता देता तो कहानी का मोड़ ही बदल जाता। शायद नाना जी पहले थोड़े नाराज होते, लेकिन फिर बच्चे की सच्चाई देखकर उसे समझाते। इस ईमानदारी से वह खुद भी सीखता कि झूठ से नुकसान होता है और भविष्य में वह अधिक समझदार और जिम्मेदार बन जाता। सच बोलने का निर्णय उसकी सोच को गहराई देता और रिश्तों में विश्वास को मजबूत करता। ख प्रश्न, कहानी में बच्चे की नानी जी के स्थान पर आप हैं। आप सारे नाटक को समझ गए हैं, लेकिन चाहते हैं कि बच्चा बीमारी की बात आपको स्वयं बताए, तो आप क्या करेंगे? इस सवाल को आपको नानी जी की जगह लेकर सोचना है और एक मनोरंजक योजना बनानी है जिससे बच्चा आपको स्वयं ही सारी बात बता दे। अब जो नानी है वो समझ गई है ना? आपको नानी बन के समझना है कि आप नानी हो और आपको सब समझ में आ रहा है कि वो नाटक कर रहा है, तो आप क्या करोगे कि वो खुद ही आके अपना सच कबूल करे। अगर मैं नानी जी होती तो मैं बच्चे से सीधे कुछ नहीं कहती, बल्कि उसे खेल खेल में सच बोलने को प्रेरित करती। मैं उससे कहानी सुनाते सुनाते सवाल पूछती। अगर कोई बच्चा झूठ बोले तो क्या उसे कोई सज़ा मिलनी चाहिए? या तुम्हें क्या लगता है, स्कूल में तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मैं एक ऐसा माहौल बनाती कि बच्चा खुद से सच कह दे और यह भी महसूस करे कि झूठ से मिलने वाला लाभ अस्थायी होता है, मतलब टेम्परेरी होता है, थोड़े टाइम के लिए ही होता है। आप अगर कुछ और सोचते हो तो आप वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ग प्रश्न, कहानी में बच्चे के स्थान पर आप हैं और घर में अकेले हैं। अब आप ऊबने से बचने के लिए क्या क्या करेंगे? मान लो अब आप अकेले हो, सब लोग चले गए, तो आपको अब बोरियत हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो? टीवी देख सकते हो या अपनी ड्राइंग बना सकते हो या खिड़की से बाहर देख सकते हो कि कोई दोस्त वोस्त आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फ़ोन पे बात कर सकते हो अगर फ़ोन है आपके पास तो। अगर मैं बच्चे की जगह होता और घर में अकेला होता तो मैं समय का उपयोग रचनात्मक ढंग से करता। किताबें पढ़ता, ड्राइंग बनाता, पेड़ पौधों की देखभाल करता या अपनी कॉपी पेंसिल सजाता। साथ ही अपने खिलौनों को फिर से जमाता और खिड़की से बाहर का दृश्य देखकर प्रकृति से जुड़ाव महसूस करता। मैं मन को सकारात्मक और व्यस्त रखता ताकि अकेलापन ना खले, मतलब सकारात्मक मतलब पॉजिटिव सोच बनाकर और बिजी रहता ताकि मुझे लोनली फील ना हो। घ प्रश्न, कहानी के अंत में बच्चे को लगा कि उसे स्कूल जाना चाहिए था। कल्पना कीजिए अगर वह स्कूल जाता तो उसका दिन कैसा होता। अगले दिन जब वह स्कूल गया होगा तो उसने क्या किया होगा। अगर बच्चा स्कूल चला जाता तो उसका दिन बहुत मज़ेदार और ज्ञान से भरपूर होता, जैसे कि रोज़ होता था। वह अपने दोस्तों से मिलता, खेलता, नई चीज़ें सीखता और मस्ती करता। उसे न केवल पढ़ाई में मज़ा आता, बल्कि वह सहयोग, अनुशासन और जिम्मेदारी का भी अनुभव करता। स्कूल का दिन उसे यह सिखाता कि जिम्मेदारियों से भागने की बजाय उन्हें निभाना जिंदगी को बेहतर बनाता है। अब हमारा लास्ट प्रश्न ड, कहानी में नाना जी और नानी जी ने बच्चे की बीमारी ठीक करने के लिए उसे दवाई दी और खाने के लिए कुछ नहीं दिया। अगर आप नानी जी या नाना जी की जगह होते तो क्या करते? अगर मैं नाना जी या नानी जी की जगह होता तो मैं पहले उससे प्यार से समझाने की कोशिश करता कि झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर मुझे लगता कि वह सच में बीमार नहीं है तो उसे दवा देने की बजाय कुछ हल्का फुल्का नाश्ता देता और बातचीत से उसकी भावना समझने की कोशिश करता।
मैं यह भी बताता कि झूठ बोलना केवल दूसरों को परेशान नहीं करता बल्कि अपनों का विश्वास भी कम करता है। मैं उसे यह सिखाने की कोशिश करता कि सच्चाई अपनाने से मन का बोझ भी हल्का हो जाता है। अब आया हमारा कहानी की रचना। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे पेड़ झूम रहे थे। न ट्रैफिक, न शोर, न धूल, न मच्छर मक्खी। सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन। बाकी एकदम शांति। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों में ऐसा लग रहा है मानो हमारी आंखों के सामने अस्पताल का चित्र सा बन गया। लेखन में इसे चित्रात्मक भाषा कहते हैं। मतलब इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपकी आंखों के सामने सच में वो अस्पताल का सीन आने लगा। मेरे तो आने लगा था। अनेक लेखक अपनी रचना को रोचक और सरस बनाने के लिए उपयुक्त स्थानों पर अनेक वस्तुओं, कार्यों, स्थान आदि का विस्तार वर्णन से करते हैं। मतलब उसको एकदम डिटेल में बताते हैं। जैसे मान लो उन्हें किसी लड़की को बताना है कि तो वो बताएंगे पूरा। उस लड़की की आंखें नीली थी, उसका रंग साफ था, नाक उसकी नुकीली थी, होंठ उसके बहुत प्यारे थे, गाल उसके पतले थे, लाल थे। मतलब हर चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी आंखों के सामने उसकी एक फ़ोटो बन जाए। लेखक ने इस कहानी को सरस और रोचक बनाने के लिए और भी अनेक तरीकों का उपयोग किया है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहानी में बच्चे द्वारा कल्पना करने का भी प्रयोग किया है। जब बच्चा अकेले लेटे लेटे घर और बाहर के लोगों के बारे में सोच रहा है तो इस कहानी में ऐसी कई विशेषताएं छुपी हैं। तो इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस पाठ की अन्य विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो इस पाठ में और क्या क्या विशेषताएं लेखक ने डाली हैं वो आपको ढूंढकर लिखनी है। तो इसका उत्तर है, पहला है विज्ञानमय भाषा का प्रयोग, जैसे अस्पताल का शांत, तकनीकी और स्वच्छ वातावरण। दूसरा, बाल मनोविज्ञान की झलक, मतलब बच्चों का मन कैसा होता है, जैसे बच्चे का झूठ बोलकर बीमारी का बहाना बनाना और बाद में पछताना। तीसरा, स्वगत भाषण, मतलब सेल्फ टॉक, खुद से बातें करना। बच्चा इसमें कैसे खुद से ही बातें कर रहा है, अपने मन में बातें करता है, जिससे उसका अंतर्द्वंद दिखता है। हम सभी एक्चुअली मन में बहुत बातें करते हैं। फिर चौथा, मानव स्वभाव की अभिव्यक्ति, मतलब किस तरह से मानव स्वभाव होता है। कभी जलन होती है, कभी क्रोध आता है, अलग अलग इमोशंस आते हैं। अकेलापन, जिज्ञासा और पश्चाताप जैसे भावों का चित्रण। ठीक है, ये लैंग्वेज थोड़ी अगर तुम्हें टफ लग रही हो बच्चों तो थोड़ा अपनी लैंग्वेज में भी बनाकर लिख सकते हो। पांचवा, व्यंग्य का सुंदर प्रयोग, पूछे रहते इससे सारे विकार निकल जाते, जैसे व्यंग्यात्मक संवाद, मतलब जिसमें वो एक सरकास्टिक से बोलता है कि कोई ताजमहल थोड़ी ना मांग लिया था, इस टाइप से बातें करता है। संदेशात्मक अंत, मतलब एक संदेश है कहानी के अंदर, क्या कि झूठ बोलने से पछताना ही पड़ता है। फिर सरल भाषा में गहराई, भाषा तो सहज है पर भाव गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले हैं। कहानी कितनी सिंपल सी है, भाषा भी सिंपल है, अच्छे साफ शब्दों में उसको उन्होंने बताया है, लेकिन उसमें संदेश बहुत ही ज़्यादा गहरा दिया है कि झूठ बोलने से कभी भी मन को शांति नहीं मिलती। अब इसमें हमें क्या करना है, कहानी में से निम्नलिखित के लिए उदाहरण खोजकर लिखिए। तो इसमें कुछ बातें बताइए, जैसे बच्चे द्वारा पिछली बातों को याद किया जाना। तो कहानी में कौन सी बात, इस बात का उदाहरण आपको कहानी में से ढूंढ के लिखना है। जैसे कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया, उसे सुधाकर काका की याद की। तो ये क्या है, बच्चे द्वारा पिछली बातों को याद करना। हास्य यानी हंसी मजाक का उपयोग, कहाँ किस लाइन में हंसी मजाक हुई है, तो कोई ताजमहल तो नहीं मांग लिया था। यह पंक्ति हास्य उत्पन्न करती है कि जब वो बच्चा बेचारा बोलता है खाना ही तो मांगा था, खीर ही तो मांगी थी मैंने। बच्चे द्वारा सोचने के तरीके में बदलाव, इसके बाद मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। तो अंत में बच्चा जब पछताता है तो उसकी सोच में बदलाव आ जाता है। किसी का किसी बात से अनजान होना, मुन्नू खाना खा रहा था पर उसे यह नहीं पता कि भाई झूठे बहाने से बीमार बना बैठा है ना। अब लास्ट क्या है, बच्चे द्वारा स्वयं से बातें करना, क्या मुसीबत है, पड़े रहो, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है। तो वह अपने आप से ही बातें कर रहा है, अपने मन में बातें कर रहा है। अब हम करेंगे समस्या और समाधान। कहानी को एक बार पुनः पढ़कर पता लगाइए, पहला, बच्चे के सामने क्या समस्या थी, उसने उस समस्या का
क्या समाधान निकाला। तो बच्चे की समस्या क्या थी कि उसने होमवर्क नहीं किया था, इसलिए उसको स्कूल नहीं जाना था। इसके लिए उसने बनाया कि मैं बीमार हूँ। तो बच्चे ने स्कूल का होमवर्क नहीं किया था और उसे यह डर सताने लगा कि शिक्षक डांटेंगे या सज़ा देंगे। तो इसने समाधान क्या निकाला। इस परेशानी से बचने के लिए बच्चे ने बीमार होने का नाटक किया। उसने बिस्तर में लेटकर बहाना बनाया ताकि स्कूल ना जाना पड़े और डांट से बच सके। अगर वो चाहता तो वो कुछ और समाधान भी निकाल सकता था, जैसे अपनी नानी की मदद ले लेता कि नानी मैंने होमवर्क नहीं किया, आप डायरी में लिख दो कि बच्चा नहीं कर पाया, तो मैं मैडम को दिखा दूंगा। या वो सुबह जल्दी उठ के होमवर्क कर लेता, है ना। बट झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। अगला, नाना जी और नानी जी के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने उस समस्या का क्या समाधान निकाला। अब नानी जी के सामने क्या समस्या थी। उन्हें शक था कि बच्चा वास्तव में बीमार है या नहीं, बल्कि केवल झूठ बोलकर बीमारी का बहाना बना रहा है। तो समाधान क्या निकाला। उन्होंने बच्चे को दवा दी ताकि वह समझे कि बीमार होने का मतलब सिर्फ आराम नहीं होता। खाने से वंचित रहकर उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि बीमारी की आड़ में झूठ बोलने से उसे खुद का नुकसान होगा। तो नाना नानी को शायद समझ में आ चुका था कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसको कोई बुखार नहीं था हाथ से देखने पर, है ना, और वो केवल बहाना बना रहा था। तो हो सकता है उन्होंने पुड़िया में कुछ ऐसे ही मिलाकर कुछ दे दिया ताकि उसे लगे कि ये दवाई है। अब अगली एक्टिविटी हमारी शब्द से जुड़े शब्द। तो नीचे दिए गए शब्द में बीमार से जुड़े शब्द आपको पाठ में से चुनकर लिखने हैं। ठीक है, तो बीमार होते हैं तो क्या क्या चीज़ें याद आती हैं। काढ़ा, अस्पताल, नर्स, बिस्तर, पुड़िया, दवाई वाली पुड़िया। विकार मतलब कोई भी जो बीमारी है आपको। थर्मामीटर, जिससे कि आप अपना टेम्परेचर नापते हैं। तो ये सब वर्ड्स आपके बीमार शब्द के साथ जुड़े हुए हैं। अब हमें करनी है खोजबीन। कहानी में से वे वाक्य ढूंढ कर लिखिए जिनसे पता चलता है कि कहानी में सर्दी के मौसम की घटनाएं बताई गई हैं। तो जब वो बच्चे ने बोला था ना कि मैं रजाई में सो गया था, उससे बाहर ही नहीं निकला, तो उससे पता चलता है कि कहानी में सर्दी का मौसम है। मैं रजाई से निकला ही नहीं, यह पंक्ति ठंड के मौसम को दर्शाती है, जब रजाई छोड़ना भी मुश्किल होता है। न चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। ये कोड़े नहीं है, काढ़ा है। तो यह वाक्य ठंड में जबरन दवा खाने और गर्म कड़वी चीज़ें पीने को मजबूरी को दर्शाता है। तो मतलब काढ़ा वगैरह वैसे तो गर्मी में भी पी सकते हैं, द मेन पता चलता है रजाई से। ठीक है, आप दूसरा पॉइंट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। दूसरा, बच्चे को बहाना बनाने के परिणाम का आभास हो गया। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। इस लाइन से पता लगता है कि उसे पछतावा हुआ था। इस वाक्य से स्पष्ट है कि बच्चे को अपने झूठ बोलने का पछतावा हुआ और उसने भविष्य में ऐसा न करने का निश्चय किया। बच्चे को खाना पीना बहुत पसंद है, तो गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फ़ी, बेसन की चक्की, गोलगप्पे। तो बच्चा इन सब बातों को याद कर रहा था खाने पीने की। तो यह लाइन बच्चे के मनपसंद स्वादिष्ट भोजन की लिस्ट से पता चलता है कि वह खाने के बहुत शौकीन था, उसे बहुत मज़ा आता था खाने में। और उसने आम खाते हुए भी देखा था ना अपने मुन्नू भाई को। पिछली बार साबूदाने की खीर तो मांगना, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लिया। यह है साबूदाने की खीर ही तो मांगी थी, पिछली बार नहीं है, ये लाइन गलत है। ये लाइन है केवल साबूदाने की खीर ही तो मांगी थी, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लिया था। तो यह खाने की फरमाइश को मजाकिया अंदाज में बताया है, जिससे बच्चे की भूख और इच्छाओं का पता चलता है कि बच्चे को खाने पीने का बहुत शौक था। बच्चे को स्कूल जाना अच्छा लगता है। इससे तो स्कूल चला जाता तो ठीक रहता, सज़ा मिलती तो मिल जाती। तो मतलब बच्चे को स्कूल जाना ज़्यादा मज़ा आता था। वहाँ बच्चे मिलते थे, उसके दोस्त होते थे, अलग अलग पीरियड्स होते थे, खेलने को मिलता था, बच्चों से बातें करने को मिलता था। तो इस वाक्य से यह जाहिर होता है कि स्कूल का वातावरण उसे ज़्यादा अच्छा लगता था और झूठ बोलने से जो कठिनाई आई वह उससे ज़्यादा बुरी लगी। बच्चों, मेरा थोड़ा आज गला ख़राब है, तो हो सकता है आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आए, हाँ, तो प्लीज़ बियर विद मी। तो बच्चों, इसके साथ ये वाला पार्ट 2 ख़त्म होता है। कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं। अब ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी, तो मैंने सोचा बाकी के क्वेश्चन पार्ट 3 में डाल देती हूँ। ठीक है, इतने सारे तो आप भी एक साथ बैठ के नहीं पढ़ सकते। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो और अच्छे से पढ़ाई करो, सब्सक्राइब करो।
टेक केयर, बाय बाय।